उत्तर प्रदेश का चुनावी अतीत ये बताता है कि दलितों पिछड़ों के समर्थन के बिना सत्ता तक पहुंचना संभव यहां नहीं और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से दलित वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दलित वोट बैंक की गारंटी के लिए ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर पहुंचे, वहां उन्होंने खाना खाया। भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यूपी में दलितों को सियासी अहमियत देने का जो सिलसिला मोदी ने शुरू किया, अब वो योगी के जरिए आगे बढ़ रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी को दलित वोटों की बेहद दरकार है। योगी आदित्यनाथ दलित के घर सहपोज से नया संदेश दे रहे हैं। दलितों का दामन थाम लेने का भरपूर आह्वान हो रहा है, बीजेपी की तरफ से भी तो अखिलेश की ओर से भी। लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं। ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। यूपी चुनाव में इस वक्त पिछड़े और दलित वोटों को लेकर जबरदस्त दंगल हो रहा है। ये महज संयोग नहीं कि जब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर सहपोज में सहभागी बन रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ और पिछड़े नेताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जातीय समीकरण में वो बहुत आगे निकल आई है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। कभी कभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाएं। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है। अगर ओबीसी वोट बैंक का जरा सा भी हिस्सा हिला तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। शायद इसीलिए बीजेपी का फोकस दलित वोट पर है। दलित के घर सियासी खिचड़ी का राजनीतिक मतलब क्या है, इसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि यूपी में जिसने SC/ST सीटों में 65% जीत ली, उसकी सरकार बनी है। जैसे 2007 में 89 रिजर्व सीटों पर 61 में जीत मायावती की पार्टी की हुई, सरकार भी बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती तो अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में से 70 बीजेपी ने जीती और सरकार बनाई। इसलिए अखिलेश यादव भी पिछड़े दलित वोटों के चुनावी प्रबंधन में पूरी ताकत से लग गए हैं और बीजेपी तो सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर लगातार पहले से ही सक्रिय है। आज तक ब्यूरो।
राजस्थान के अलवर में दिव्यांग नाबालिग बच्ची से रेप और बर्बरता के आरोप को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। घटना के 4 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है, राजनीति न करने की बात कही है, लेकिन मामले के आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पीड़ित दिव्यांग बच्ची जयपुर के अस्पताल में भर्ती है, अभी भी बयान देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इस बीच वारदात से ठीक पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसको सबूत बताते हुए पुलिस रेप की थ्योरी से यू टर्न ले रही है। वारदात पर राजनीति तेज है। बीजेपी नेता गहलोत सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी नेताओं का एक दल आज अलवर में पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचा। इस बीच कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने पीड़ित बच्ची के पिता को फोन किया, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने या पीड़ित से मिलने अस्पताल क्यों नहीं पहुंची। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग नाबालिग के साथ ऐसी हैवानियत हुई कि देखने सुनने वालों की रूह कांप गई। मंगलवार 11 जनवरी को एक बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली। वो फिलहाल जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। 3 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन बच्ची की स्थिति बेहद गंभीर है। हैरानी की बात तो यह है कि गहलोत सरकार की पुलिस इस मामले को अलग ही मोड़ देने पर तुली हुई है। अलवर में रूह कपाने वाला निर्भया कांड, गुनहगार फरार, मौन पहरेदार, दरिंदगी की हद पर पुलिसिया पर्दा, मूक बधिर सरकार से बेटी मांगे इंसाफ। लहूलुहान, मरणासन और बेसुध हालत में पहुंचने से पहले अलवर की रेप पीड़ित का ये आखिरी वीडियो है। मंगलवार रात जिस पुल पर दिव्यांग नाबालिग को रेप के बाद फेंक देने का दावा किया जा रहा है, उसी पुल पर वो खुद चलकर जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस को जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज मिला, वो पूरी थ्योरी ही बदल देने पर उतारू हो गई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे का है। घटनास्थल इसी पुल पर सीसीटीवी में दिखाई दे रही जगह से करीब 300 मीटर दूर है। घटनास्थल पर नाबालिग बेसुध हालत में शाम करीब 7:50 यानी 20 मिनट बाद मिली। पुलिस को शक है कि महज 20 मिनट में ये वारदात कैसे हो गई। पुलिस ये भी कह रही है कि जयपुर से आई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की संभावना बेहद कम है। शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नजर आ रही है, जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नजर आ रहा, और ये पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है। इंजरी भी, कोई इस तरीके की इंजरी उन सीसीटीवी फुटेजेस में भी इसके साथ नहीं नजर आ रही है, और ये स्वस्थ रूप से चलती हुई उन सारे फुटेजेस में नजर आ रही है। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को प्रियंका गांधी रणथंभौर के एक रिजॉर्ट में अपने परिवार के साथ थीं। अलवर की घटना पर इंसाफ मांगने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस रिजॉर्ट के बाहर जमा हो गए। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था। वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंभौर की जंगलों में मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका अलवर चलें और पीड़ित की हालत देखें, लेकिन ना प्रियंका रिजॉर्ट से बाहर आई, ना अलवर गईं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका को राजस्थान की लड़कियों की लड़ाई क्यों नहीं दिखती। वैसे गहलोत सरकार को भी इस मामले में चुप्पी तोड़ने में 4 दिन लग गए। डीजीपी को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर एसपी की सहायता के लिए राज्य स्तर से डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अलग से टीम भेजी गई है। इस प्रकरण में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए। अनुसंधान के नतीजे तक पहुँचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा।
गहलोत जो नसीहत दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं वो शायद उनकी अपनी पार्टी पर लागू नहीं होती। भीषण अपराध के मामले राजनीति के सबसे असरदार कार्ड माने जाते हैं। जांच और नतीजे से पहले ही सत्ता कैसे डगमग की जानी है, नेता इसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सियासत की अंधी दौड़ में पीड़ित बस एक मोहरा बनकर इंसाफ मांगता रह जाता है। अलवर की बेटी तो अभी इंसाफ मांगने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि अस्पताल में उसे अभी तक ठीक से होश भी नहीं आया है। संतोष शर्मा और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़की घटनास्थल पर खुद चलकर पहुंची, पुल तक और एक ऑटो पर बैठकर पहुंची। राजू नाम के इस ऑटो ड्राइवर से आज तक ने बातचीत की। राजू यादव, ये बताएं कि किस समय लड़की टेम्पो में बैठी थी, आप उस समय कौन सी लोकेशन पर थे? 1:05 पे बैठी। कहाँ पर थे, कहाँ से पिक किया और उसके आगे का क्या घटनाक्रम था? हम अकबरपुर स्टैंड से चलते हैं तो 10 मिनट में गाड़ी वहां से चलती है, तो 5-7 मिनट अलापुर मोड़ खड़ी होती है, उसके बाद वहां से चलती है। फिर 1:05 के करीब वो लड़की वहां से बैठी और धवाला स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे 3 लेडीज सरकारी स्कूल धवाला स्कूल वहां से बैठी। फिर उससे आगे एक सवारी और बैठी थी सावड़ी से, फिर 5 सवारी उमरेन से बैठी थी। उसके बाद तो जब वो लड़की बैठी थी तो उसने बताया कि वो कहाँ जाना चाहती है कुछ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, पर कुछ इशारे से कन्वे किया आपको? उन्होंने हाथ दिया था, रोड पे खड़ी थी तो हाथ दिया, मैंने रोक ली, वो बैठ गई। उसके बाद मैं चल दिया। फिर धवाड़ा स्कूल पे 3 सवारी और मिली थी लेडीज, वो टेम्पो में बैठ गई। उसके बाद एक सवारी सावड़ी में मिली थी। अच्छा। फिर 5 सवारी उमरैन में मिली थी। कुल कितनी सवारियां थी गाड़ी में उस समय? 13 सवारी थी सर। और ये बताएं कि ये जो लड़की है मूक बगीर, वो कहाँ पर उतरी थी, कितनी दूर है वो जगह अकबरपुर से? 20 किलोमीटर है और वो मोनिया की प्याऊ उतरी थी। अच्छा, तो अलवर पुलिस ने आपको बुलाया था, क्या कुछ पूछताछ हुई आपसे, ये बताएं? क्या आपको हिरासत में लिया गया था पुलिस द्वारा? हाँ, मेरे को वहाँ बुलाया गया था। उसके बाद मेरे से पूछताछ की, कहाँ से कितनी सवारी बैठी थी और कहाँ उतरी थी। तो ये कहा जा रहा था पहले आपसे, जब पुलिस ने बुलाया आपने इस बात से इनकार कर दिया कि लड़की आप ही के साथ जिस गाड़ी में आप थे वो बैठी थी वहां पर, ऐसा क्यों किया आपने? मैं डर गया था सर, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया सर मेरी गाड़ी में बैठ के आई थी। तो ये जो पूरा कहा जा रहा है कि घटनाक्रम हुआ, उस लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार की बात कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि कोई लोकल इसमें शामिल हो सकते हैं? सर मैं नहीं जानता किसी को, मेरे को अनुभव नहीं। अब अलवर की पुलिस रेप पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन जयपुर के अस्पताल में पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के दावे अलग। डॉक्टर अरविंद शुक्ला से आज तक ने बातचीत की। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और जिस तरह से बलात्कार किया गया है, दरिंदगी ही कही जा सकती है। हमारे साथ हैं जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद शुक्ला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्ची का क्या कंडीशन है अभी, क्या वो ठीक है, खतरे से बाहर है? बच्ची अभी स्टेबल है, उसको ऑपरेट कर दिया गया है, वो खतरे से बाहर ही है और कंफर्टेबल है, रात में अच्छी तरह से सोई है और उसकी देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। तो जिस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया, जिस तरह से बचाया, क्योंकि अलवर में जिस समय ये घटना हुई हमें पता चला कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, किस हालत में आई थी और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बच्ची हमारे पास आई थी तब शॉक में थी, वहां पे शायद काफी ब्लीडिंग हुई होगी, उन लोगों ने शायद ब्लड भी चढ़ाया था। यहाँ आने के बाद हमने उसको रिससिटेट किया, ब्लड चढ़ाया, आईवी फ्लूइड लगाए, उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई थी और जो वुंड ब्लीड कर रहे थे उनको भी पैक किया गया, तो बच्ची उसके बाद 10-11 बजे तक स्टेबल हो गई थी। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए लिया गया, उसके जो भी वुंड्स थे उनको रिपेयर किया गया और एक रास्ता पेट पे बनाया गया लेटरिन के लिए ताकि उसको बाईपास किया जा सके और रिपेयर अच्छी तरह से कर दी गई है और ठीक होने की उम्मीद है। क्या जिस तरह की दरिंदगी सामने आई है, आपने भी इतने दिनों तक चिकित्सा क्षेत्र में रहे होंगे, क्या इतना जघन्य इस तरह की वारदात आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है नुकीली वस्तु से ही वार किया गया? देखिए, वार किया गया नहीं किया गया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। बाकी
क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस और मेडिकल जूरिस्ट मिलकर तय करेंगे। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, पेट पे लैट्रिन का रास्ता बना दिया गया और बच्चा अभी कंफर्टेबल है। कितने घंटे लगे? बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा देर लगा और बड़े संख्या में डॉक्टरों की टीम आपने लगाई थी। जी 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली और अच्छी तरह से सर्जरी का काम पूरा किया गया और बच्चा उसके बाद कंफर्टेबल है, तब से अभी तक स्टेबल है। मूक बधिर बच्ची है, ये ट्रॉमा एक शौक भी होता है, तो उसको लेकर भी अब धीरे धीरे आप लोग क्या उसको किसी शौक से बाहर निकालें, इसके लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को भी मैटर रेफर किया है और बच्ची बोल नहीं पाती है और थोड़ी मेंटली भी चैलेंजिंग है, तो साइकेट्रिस्ट उनका इवेलुएट कर रहे हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके मदर फादर है यहाँ पर, उनसे बातचीत हो रही है आप लोगों की? हाँ, मदर फादर से हम लगातार संपर्क में हैं और वो अच्छी तरह से यहाँ पे उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। अलवर रेप के मामले में बयानबाजी को लेकर गहलोत की मंत्री ममता भूपेश विवाद में आ गईं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता भूपेश के विरुद्ध अब मोर्चा खोल दिया है। अलवर में नाबालिग के साथ अपराध हुआ, मगर 4 दिन बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। यहाँ पर जयपुर में देखा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री ममता भूपेश के घर के बाहर इस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए। लगातार जयपुर में अलग अलग जगहों पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इन सबकी मांग है कि जिस तरह से पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है, नाबालिग बच्ची के साथ न्याय नहीं दिया जा रहा है, से बातचीत करते हैं। ममता भूपेश मंत्री के घर के बाहर क्यों बैठे हैं? ममता भूपेश ने बयान दिया है कि बलात्कारी का तिलक नहीं होता। अरे हम कहते हैं जो बलात्कारी है उनको आपने 3 दिन 4 दिन हो गए अभी तक पकड़ा क्यों नहीं है? क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी ढीली है कि आपके पहुंच से लोग बाहर हैं? आप लोगों से जवाब मांगते हैं आज हम यहाँ बैठकर कि हमारे रोजाना राजस्थान में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। इस बलात्कार का जिम्मेदार कौन है? आप सरकार में मंत्री है। कहीं बलात्कार हुआ नहीं है। बलात्कार नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? हमारी बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार होते हैं। इसके साथ कौन कहता बलात्कार नहीं हुआ? यदि बलात्कार नहीं हुआ तो 4 दिनों से आपकी पुलिस क्या कर रही थी? हुआ क्या है? हमारी बेटी आज बोल नहीं पा रही है। जेके लॉन में मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष कर रही है। उस बेटी के साथ में हुआ क्या है? सरकार जवाब दे और सरकार से जवाब लेने आज ममता भूपेश जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं ये युवा और मांग करते हैं कि बलात्कारियों को फांसी की सजा सरकार दे। और आप कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ तो हमारी बेटी के साथ में हुआ क्या है? इसका भी तो जवाब सरकार दे कि आखिर में उस बेटी के साथ में क्या हुआ है। ये कहना है कि सरकार को पाक साफ नजर आना चाहिए, आखिर क्या हुआ है उस बच्ची के साथ, कम से कम ये बताए सरकार। लगातार इसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर। कैमरा चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि इस वारदात पर वो पर्दा डालने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रही है। कांग्रेस की अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग रणनीति और सियासत है। क्या उन बेटियों को न्याय नहीं चाहिए? एक तरीके से राजनीतिक पर्यटन करने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले, ट्विटर पर जिंदा रहने वाले कांग्रेस के नेताओं से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ? क्या इस पूरी घटना पर कार्रवाई को यू टर्न देने का कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं? कुल मिलाकर जिस तरीके की घटना हुई उसमें सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से एक्ट करती हैं उस तरीके से उनका आचरण बिल्कुल विपरीत था। मेरी मांग है कि यदि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की पुलिस इसको ऐसा मानती है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है
तो राजस्थान की पुलिस पर और राजस्थान के सरकार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एकदम से यू टर्न करना ये सवाल खड़े करता है और इसलिए किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। एमएसएमई सेक्टर के लिए कोरोना काल में जमकर राहतों की बौछार हुई, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाने वाले इस सेक्टर का हाल ज्यादा ठीक नहीं हुआ। इसका कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम और जीएसटी की उलझन। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर इस बार के बजट में महंगाई को कंट्रोल करने और टैक्स के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहा है। रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के लिहाज से एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमी की बैकबोन कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में कोरोना काल में सरकार ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा राहत इसी सेक्टर को देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना का कहर कुछ इस कदर था कि एमएसएमई को सरकार की इस राहत के बावजूद कारोबार जारी रखना भारी पड़ रहा है। ऐसे में बजट से पहले ये सेक्टर सरकार से अपने लिए ही नहीं, देश की जनता के लिए भी राहत की मांग कर रहा है, जिससे आखिरकार खपत बढ़े और कारोबार रफ्तार पकड़ ले। बजट हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमत कम होनी चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स 30% से घट के 25% होना चाहिए। डेली कंजम्पशन की चीजें जिन पर 18% जीएसटी है उनको 12% के दायरे में लाना आवश्यक होगा। इसी तरह रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई की समस्याओं को सॉल्व करना होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, वैसा ही प्रोविजन एमएसएमई उद्योगों के लिए हो तो बैंकों की सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रोच से एमएसएमई उद्योगों को फायदा मिलेगा। दरअसल जीएसटी के रेट और इसके अनुमान की जटिल प्रक्रिया से एमएसएमई सेक्टर बेहद परेशान है। ऐसे में सेक्टर की मांग है कि जीएसटी को सुगम और सरल बनाया जाना चाहिए। छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान बनाया जाए और हर पहलू पर नियम के पालन का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जीएसटी, लोन, लाइसेंसिंग या ऑडिट को कम किया जाना चाहिए और कॉम्प्लायंस भी कम होने की मांग ये सेक्टर कर रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाकर छोटे कारोबारियों की मदद करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीएसटी रेट को 18% से घटाकर 12% करने की मांग है। दरअसल इन डिमांड को आसानी से खारिज करना भी सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि देश में करीब 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनसे 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश की जीडीपी में एमएसएमई की 30% हिस्सेदारी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में इसका हिस्सा 45%, एक्सपोर्ट में 40%। जाहिर है इन डिमांड्स की अनदेखी करना इस सेक्टर की सेहत को नासाज कर सकता है। इसके अलावा एमएसएमई की बाकी डिमांड्स में शामिल है महंगाई को कम करना, कर्ज सुविधाओं का विस्तार करना, इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम को जारी रखना, कर्ज पुनर्गठन योजना का दायरा बढ़ाना। जाहिर है जिस तरह से तीसरी लहर ने फिर से प्रतिबंधों को लगाया है, उसे देखते हुए इस सेक्टर को राहत का बेसब्री से इंतजार है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी, खासकर रोपवे सेक्टर, बजट में सरकार से कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठा है। रोपवे को भी दूसरे अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो टैक्सेशन है 5% उसके लेवल पे लाना चाहिए। सेकेंडली रोपवे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है एंड इस पे जगह बहुत कम लगती है, तो इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस का हिसाब से अगर क्लियरेंस किया जाए तो इस रोपवे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए सरकार पहले ही 100 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस रकम का फायदा हर एक सेगमेंट तक पहुंचे, इसके लिए सभी को फायदा पहुंचाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।